जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक पूर्ण सेशन करने, जो हम रोज़ के रोज़ एक चैप्टर दो चैप्टर का रोज़ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपके पास से वीडियो आएगा। यह जो है सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया या अन्य जीएस जिसमें पूछता है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो हम फर्स्ट जो बुक है 6 क्लास का, जिसका नाम है हमारे अतीत भाग 1 ना, क्लास 6 के लिए ना। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कोई कैसे जान सकता है कि कितने कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता चलता है। देखिए दोस्तों, रसीदा का सवाल है। जो चैप्टर आपको क्या, कब, कहाँ और कैसे जो उठाया है, इसमें पहला सवाल कहा। रसीदा कोई काल्पनिक स्टूडेंट है जो सबसे पहले अगर अखबार पढ़ती है तो यह पढ़ती है कि 100 साल पहले। और उसके दिमाग में एक बात आता है कि 100 साल पहले आखिर क्या, 100 साल पहले का बात कोई कैसे जान सकता है। यह उसके मन में सवाल आया। आगे, कैसे पता लगाए। सोची कि कैसे आखिर पता लगाए कि 100 साल पहले हुआ क्या था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन कुछ लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। देखिए, कैसे पता लगेगा कि अगर कोई कल का बात जानना अगर चाह रहा है तो रेडियो के माध्यम से जान सकता है, टेलीविज़न के माध्यम से जान सकता है, अखबार पढ़कर जान सकता है, या पिछले साल की अगर बात जानना है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगा जिसकी स्मृति अच्छा, मतलब कि उसकी याददाश्त ठीक ठाक हो। उससे पूछ सकता है कि पिछले साल क्या क्या हुआ था। अगला, अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट का अर्थ यह है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत सुनते थे। कहा कि हम क्या क्या जान सकते हैं, मतलब कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे ना, किस प्रकार, मतलब कि शिकारी के बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम इसे जान सकते हैं। आय कहा कि कराएगी कि देखिए, यह करा कि यदि यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। मतलब कि जो करा इतिहास में अगर पीछे जाए तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय जो बच्चे थे क्या क्या खेलते थे। आगे कहता है कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कहानी बता सकता है। कहता है कि कौन से नाटक देखते थे या कौन कौन से गीत गाते थे। कहता है कि लोग कहाँ रहते, पहला सवाल। ये तो बात कहा कि क्या क्या जानते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो पहला सवाल आता है कि लोग कहाँ रहते थे। देखिए, कहता है कि मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी पर पता लगाइए ना, पता लगाओ। कहा कि पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजनों के लिए वे बड़े फसलों और जंगल के अन्य उत्पादक का यहीं से संग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। जानवरों का क्या करते थे, आखेट भी करते थे। कहा कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ी, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। पूर्व पश्चिम में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है।
देखो पहले कहा है कि आओ पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में जाने। कहा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो था, इसी के मध्य में जो ये नर्मदा नदी की किनारे है, जो करा है कि जो आपका जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है, यहीं पर सबसे पहले लोग क्या किए थे, लोग जो है किसान का कहे खेती करना शुरू किए थे 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व क्या करना, खेती करना शुरू किए थे। एनसीईआरटी कह रहा है कितना, 8000 ईसा पूर्व, क्या करा, 8000 ईसा पूर्व। वहीं कहा कि अगर बात किया जाए कि उत्तर पूरब में जो गारो पहाड़ियाँ थी, गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। उसी प्रकार बात किया जाएगा चावल के उपजाऊ है गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। विंध्य पर्वत जो है इसके उत्तर में ना, उत्तर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया ना। आय का था कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए और पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। देखिए सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती है जो दूसरे नदी में जाकर मिल जाती है, बड़े नदियों में मिलती है। लगभग 4700 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारों कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे ना, करा कि 4700 ईसा पूर्व इसी नदी के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे ना। और कहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था ना। वही बात किया जाए कि 4700 वर्ष पूर्व जो है किस नदी के किनारे की बात की जाए तो सहायक है सिंधु नदी के किनारे आसपास में आरंभिक नगर शुरू हुआ था। अगला कहता है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। कहता है कि प्राचीन काल में जो गंगा के किनारे दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र था, देखिए नक्शा में अगर देखा जाए तो गंगा है, इसके दक्षिण में जो क्षेत्र था इसको मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता है, मगध। आगे कहता है कि इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। देखिए कहा जाता है कि जो लोग थे यात्रा तो करते थे, भारत के उपमहाद्वीप जो है उसका पूरा किया करते थे, लेकिन जो पर्वत ऊंचे ऊंचे, हिमालय के जो पर्वत ऊंचे हैं, पहाड़ियाँ ऊंची है, रेगिस्तान है, नदियाँ है, इन सब का भी ये जो है क्या करती थी, भ्रमण करने का काम करते थे लोग ना। कहता है अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों के एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता। अगला हेडिंग आता है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें तो पहाड़ियाँ, पर्वतें और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्णय करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके या गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। वही बात कहा कि लोग आज के दिन में घूमते क्यों हैं ना। वही बात कहा कि अगर चित्र पहिलका में अगर देखा जाए, फर्स्ट वाला चित्र में, चित्र नंबर अगर फर्स्ट में देखा जाए तो इसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जो है जाते थे ना, जाते जरूर थे, और वहाँ की जो विचारधाराएं थी, उनके विचार थे, रहन सहन थे, खान पान थे, उन सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले गए धीरे धीरे। वही बात आगे कह रहा है कि देश के नाम, मतलब कि भारत का जो नाम, भारत या इंडिया चाहे हिंदुस्तान कैसे पड़ा, उसका जिक्र करता है। तो पहला बात कहता है कि अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करती हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस शब्द से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ और लगभग 2500 वर्ष
पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस हिंदोस और इंडोस इंदोस मतलब कि हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ना कहा जाता है कि जो ईरानी था और यूनानी था, ईरानी लोग बेसिकली ईरानी जो है हिंदोस कहा करते थे, क्या कहते हैं हिंदोस, क्या कहते थे हिंदोस, और यूनानी यूनानी जो है यूनानिया जो है इंदोस, इन दोनों शब्दों का यूज किया करते थे। और धीरे धीरे इस प्रदेश के पूरब में जितने भी भूमि प्रदेश थे उस सब का नाम इंडिया पड़ा, क्या पड़ा इंडिया। अब भारत नाम का प्रयोग, अब तो बात होगा इंडिया का नाम कैसे पड़ा, ईरानियों और यूनानियों के द्वारा दिया गया, लेकिन भारत भारत शब्द कैसे पड़ा था, कहता कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। कहता कि जो उत्तर पश्चिम में जो लोग एक ग्रुप रहता था उसको उसके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत शब्द का अर्थ होता है, कहता है कि जो भारत शब्द का यूज है जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। कहता है कि जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक समूह रहता था जिसके लिए हम प्रायतः भारत नाम का समूह था ना, उसी के नाम पर हमारा जो है भारत नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, भारत नाम। इसका अगर वर्णन किया जाता है कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने, आइए हम जानते हैं अतीत के बारे में। कहता अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ है से निकलता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताम्रपत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। भोज नाम का जो पेड़ था जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता था, उसी पेड़ के जो छिलके थे और उससे भोजपत्र बना और उस पर लिखा जाता था, या तो तार पत्रों का यूज किया जाता था। तार पत्रों का यूज किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने के लिए। पांडुलिपियाँ आपको जो चित्र में दिख रहा है ये पांडुलिपियाँ है। क्या है ये पांडुलिपियाँ है, हाथ से लिखी गई है ना। ये किस पर लिखा गया है, यह भोजपत्र पर लिखा गया है। किस पर, भोजपत्र पर। आइए आगे देखा जाए। कहता है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़े ने खा ली। देखिए ऑब्वियसली बात जो है जनरली बात है कि अगर पेड़ पौधा का कोई चीज़ अगर है, पेड़ छाल का है, तो ये एक समय ऐसा जाएगा खत्म हो जाएगा जब उसको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तब। कुछ से नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। देखिए पांडुलिपियाँ बेसिकली कहाँ रहेगा, देखिए पांडुलिपि वहाँ रहेगी जहाँ पर लोग ज़्यादातर जाते होंगे, वहाँ पांडुलिपि रहेगी। क्यों, क्योंकि लोग जाएंगे तो लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को ना। तो पांडुलिपि मंदिर में लोग घूमते हैं तो मंदिरों में होता था पांडुलिपियाँ। फिर विहार भ्रमण स्थान जो होता है, परिभ्रमण स्थान, वहाँ पर लोग जाते हैं तो वहाँ पर रखा जाता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्रकृति और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए कहा जाता है कि जो पांडुलिपियाँ है किस भाषा में मिलती थी। कहता है कि पांडुलिपियाँ या तो पांडुलिपि की तो बात हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि जो पुस्तकें, जो धार्मिक पुस्तकें जो मिली है वह इसमें क्या क्या जानकारी है, राजाओं के व्यवहार की जानकारी है, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार की जानकारी है, औषधि की जानकारी है, विज्ञान की जानकारी है ना, और अनेक प्रकार के विषयों की जानकारी है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य भी है, उसमें कविता, नाटक सब कुछ है। महाकाव्य है, कविताएँ हैं, नाटक भी, यही सब। कहता है कि कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो कई प्राकृतिक में लिखे गए हैं, तो कई तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। जो जनरल लोग होते थे प्राकृतिक, लेकिन ज़्यादातर लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग पहले के लोग करते थे पढ़ना लिखना उसमें। कहता है हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते। देखिए अभिलेख नया शब्द आया, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते। उत्कीर्ण मतलब खोद कर लिखना। खोद कर अगर पत्थर पर या धातु की कोई आकृति पर लिख रहे हैं तो क्या कहलाता था, अभिलेख कहलाता था। कहता है कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। देखिए नियम कानून और राजा लोग नियम कानून बना देते, उसी चीज़ को ताम्रपत्र पर चाहे अभिलेख पर खुदवा के और जो है कहाँ पर, मंदिर पर, सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिया जाता था, लोग पढ़े और इसका पालन करें। कहता है अगला बात कहता है कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपनी कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए प्रायः शासक
शासक लड़ाइयों में अर्जित विषयों का लेखा जोखा रखाते थे। देखिए कहा जाता है राजा रानी तो अपने बारे में तो और जो है तो जानकारी तो दिया भी करते थे ना, उस पर लिखवाते थे, अपना बड़ाई भी लिखवा लेते थे राजा साहब ना, क्या क्या काम किया से लिखवा लिया करता था। और उसी प्रकार जो है जो लड़ाई हुआ हुआ होता था उसमें से जितना संपत्ति लिखा जाता था, भले सॉरी जितना लूटा जाता था उस सब का ब्यौरा भी लिखा जाता था। अब एक सवाल आता है कि कहता है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के से क्या लाभ है। वे बात कह रही है ये वाली सॉरी कह रहा है कि जो इस पर कठोर सतह जैसी पत्थर पर लिखना इसका फायदा क्या है, ऐसे करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। पहले बताया कि पहले लाभ बताइए कि लिखे के फायदा, उसके बाद कठिनाई क्या आएगी। अब इसे देखिए जनरली बात है कि इस पर लिखा जाएगा बहुत सालों तक चलेगा ना। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में आई जाती है, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। जो कहता है कि जो किसका अतीत में जो वस्तुएं मिली है उसका अध्ययन जो करता है, उन वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को हम पुरातात्विद कहते हैं, पुरातात्विद ना। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। किस चीज़ का? पहले तो जो पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष का, चित्रों का, मूर्ति उसमें पाएगा उसमें, और औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण आदि सभी चीज़ों का अध्ययन पुरातात्विद जो है करते हैं। जैसे कि कहा कि बाएं तरफ एक देखिए यहाँ चित्र जो दिया गया है हम दिखाते हैं। कहा कि बाएं तरफ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये जो है पात्र आपको दिया गया है प्राचीन नगर से। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का, यहाँ पर है चांदी का सिक्का है, 2 चांदी का सिक्का है तथा इसी तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ करता था। हमारे ये द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह किस प्रकार भिन्न है। देखिए तो पहले के सिक्का जैसे बने तैसे बना दिया था, अलग अलग शेप का हुआ करता। आज के तो राउंड है, आज का तो राउंड राउंड सिर पा रहा है। वही बात क्या है कि चांदी का सिक्का है, इस प्रकार के आकृति पात्र है ना। आगे देखा तथा सिक्कों से प्राप्तियों करा के सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियाओं, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इनमें से यह जानने में कोई भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? देखिए पहला बात कहा कि जो पुरातात्विद जानवरों के अवशेष, चिड़ियाओं के, मछलियों की हड्डी का भी पता लगाते हैं। इससे भी पता इतिहास की जानकारी लगाई जा सकती है। सवाल अगला आता है क्या बहुत सारा कपड़ा भी मिला होगा उसमें जो पहना करते थे लोग वो आगे कहता है। देखिए जो सवाल दिया गया है कि क्या कपड़ों के अवशेष मिले हैं, तब बात आती है। देखिए कहता है पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करता है। कहने का अर्थ है कि इतिहास किस प्रकार से लिखा जाता है। इतिहास लिखने के लिए सबसे पहले जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक चीज़ों को मिलाकर तब उसके मतलब जो स्रोत प्राप्त हो रहे हैं वह साहित्यिक रूप से हो या पुरातात्विक विद से हो या अन्य विदेशी स्रोत के रूप में हो, जिस रूप में मिले उस सबको एकत्र करके तब इतिहास को एक अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। इतिहासकारों का मानना है इतिहासकार धीरे धीरे बुना जाता है। आगे देखिए कहता है कि अतीत एक या अनेक। कहने का अर्थ है कि अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान देने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। देखिए समझाने का प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार अतीत एक शिल्पकार के लिए अलग था, उसकी स्थिति अलग थी, एक राजा रानी के
लिए स्थिति अलग थी, एक कृषक व्यापारी के लिए स्थिति अलग थी। आज के डेट में उसी प्रकार से है। जो अंडमान द्वीप जो है, वहाँ के लोग आज भी शिकारी करते हैं, आज भी मछली पालन करते हैं और फल फूल के द्वारा फल फूल संग्रह करके अपना भोजन की आपूर्ति करते हैं। और जो शहर में रहते हैं उसके विपरीत है, कहता है कि खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है शहर में। इसी तरह के भेद अतीत में भी देखने को मिलता है। जैसे आज के डेट में भेद मतलब कि अंतर है, उसे अतीत में भी तो अंतर होगा, आएगा था। इसके अतिरिक्त एक अन्य अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों अथवा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी सुनते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपनी कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने के में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए, कहने का अर्थ है कि इतिहास मान के चलते हैं कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हमको किस प्रकार से प्राप्त होगी। मान के चलते हैं कि जो अपना इतिहास लिखेगा, चाहे अपना कुछ अवशेष छोड़ेगा जो हजारों सालों तक चलेगा, तब ना आगे आगे आने वाली पीढ़ी, जैसे कि हम आज वीडियो बना रहे हैं, अगर यूट्यूब रहा सब दिन, तो यह वीडियो जो है 1000 साल बाद भी अगर कोई सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेगा तो उसका वीडियो मिलेगा ना, तो कहेगा ना सुशांत सर जी है जो है पहले टैबलेट के माध्यम से जो है इसको पीपीटी के माध्यम से एनसीईआरटी बुक पढ़ाए थे, डेट तारीख सब बता देगा ना। तो यह हम मेमोरी सेट हो रहा है ना, किसमें, यूट्यूब में, अगर यूट्यूब रहा तब। उसी प्रकार अगर हम, जैसे कि उस समय जो है ज़्यादातर जो राजा रानियाँ था अपने बारे में लिखवाता था, अपने बड़ाई करवाया करता था, अपने काम को दर्शाया करता था, अपने लड़ाइयों को दर्शाया करता था, लिखवा के या तो किताब में लिखवाए, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, या शिलालेख के माध्यम से ना, तभी उसके बारे में जानकारी। लेकिन वहीं पर शिकारी लोग शिकार करता था, लेकिन कोई अवशेष जल्दी क्या लिखवाएगा, क्या नहीं लिखवाएगा, मछुआरा क्या लिखवाएगा, इसलिए शिकारी के बारे में, मछुआरों के बारे में, संग्राहक के बारे में, कृषक के बारे में, पशुपालक के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आज भी यह प्राप्त करना शेष है। आगे बात आता है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए, कहता है कि जो ईसाई धर्म का धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह थे, उन्हीं के जन्म से जो सन ईस्वी को गिना जाता है। अर्थात 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य है कि जैसे कि 2025 लिखे, मतलब 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म जैसे कि 2025 लिखे हैं, तो इसका अर्थ है कि अगर 2000 में उनका जन्म हुआ है तो आज उनके आगे बढ़ेंगे तो 2025 हो गया, मतलब कि 2025 साल पहले उनका जन्म हो चुका था। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व में, ईसा से पहले, जैसे कि हमको ईसा के जन्म से 1 साल पहले की गणना गिना है, तो ईसा वर्ष, ईसा पूर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A1, जैसे 10 लिखना है तो ईसा मसीह के जन्म यहाँ हुआ एक पर, इधर कारी जो है उल्टा साइड जन्म से 10 साल पहले ना, तो क्या लिखाएगा, ईसा पूर्व लिखाएगा, BC लिखा है, बिफोर क्राइस्ट ना। आगे कहता है आपका, देखिए आगे कहता है कि जैसे कि मान के चलिए, कहता है कि इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख कर देंगे ना। आगे देखता है तिथियों का इतिहास, कहता है BC, अंग्रेजी में BC है, हिंदी में ईसा पूर्व कहेंगे। इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, जो हमने अभी बताया ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, मतलब कि हिंदी में इंग्लिश में AD देखेंगे और हिंदी में देखते हैं ई लिखी पाती, इसको एनो डोमिनी कहा जाता है। यह 2 लैटिन शब्द से बना होता है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी AD की जगह पर CE लिखा रहता है, क्या रहता है, CE, और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए, किसके लिए, कॉमन एरा के लिए, और BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसे मान के चलते कि भारत में कब से शुरू हुआ डेट को गिनना, जो हुआ था ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले हो गया था ना। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट ना, वर्तमान से पहले, प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। देखिए, और जो है ये जो है आपकी क्रियाएं दी गई है और यह चैप्टर समाप्त होता है। अब जो इसका क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन आंसर जो है उसको देखना है, और जो है इस चैप्टर समाप्त है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।